हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस सर। फ्रेंड्स, ये हमारा हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है इंग्लिश मीडियम के अंदर। और साथ साथ आपके हिंदी के लेक्चर्स भी चल रहे हैं। जिनको हिंदी मीडियम में चाहिए लेक्चर्स, वो हिंदी मीडियम वाले लेक्चर सीरीज फॉलो कर सकते हैं, और जिनको हिंदी में नहीं चाहिए वो इंग्लिश मीडियम वाली लेक्चर सीरीज फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से यूरोपियन भारत के अंदर आए, क्या उनकी आने की नीड थी। उन सारी चीजों के बारे में हमने देखा था, किस तरह से पहले पुर्तगालीज आए, फिर डच, डेन्स, फ्रेंच और ब्रिटिश। फिर हमने इस तरह से कंप्लीट चीजें देखी उनको अच्छे से। उनका क्रॉनिकल ऑर्डर, बैटल ऑफ वोंडिवाश, बैटल ऑफ बक्सर, ये सारी चीजों को पढ़ा था। आज हमारा जो पूरा लेक्चर है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले हम गवर्नर जनरल जो है बंगाल के, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सबसे पहले जब 1756 के अंदर बंगाल के गवर्नर बनने स्टार्ट हो गए, बंगाल के गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर वायसराय की पोस्ट आई। तो आज हम किसके बारे में देखेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें से फ्रेंड्स आपको कुछ नाम याद रखने हैं, कुछ उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो आपको याद रखनी है और कुछ आपको नोट डाउन करनी है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने ये पहला लेक्चर देखा था, इसके बाद स्टूडेंट्स ने क्या किया, मुझे बहुत सारे मैसेज किए कि सर हमें लेक्चर बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो। पर्सनल मैसेज करते हो ठीक है, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट कर दो ताकि दूसरों को पता लगे कि हाँ ठीक है, कोई अच्छी चीज पढ़ा रहा है, यहाँ पर कुछ अच्छी क्वालिटी यहाँ पर आपको दी जा रही है। और लेक्चर को सुनने के बाद एमसीक्यूज कहीं से भी आप अटेम्प्ट कर लिया करो। जैसे कि आज हम करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो आप खुद ब खुद ट्राई कर सकते हो, या फिर इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो भी आपको मिलती रहेगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना नीचे कमेंट करके कि सर आप ही इनके जो एमसीक्यूज करवा दिया करो। इससे क्या हो जाएगा कि आप एक तो पूरा टॉपिक पढ़ लोगे, टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसके जो है क्वेश्चन आंसर कर लोगे, तो आपको हो जाएगा कि ठीक है, मेरी तैयारी हो चुकी है, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हो मैं छोड़ के नहीं आऊंगा, या फिर मैं गलत नहीं करूंगा या करूंगी। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग आए, जो कि लास्ट गवर्नर थे कहाँ के? बंगाल के। हु इज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। और हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो वो भी थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो 1774 से लेके 85 तक। अब हमें ये तो याद रहेगा कि ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, और लास्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नर थे। इनका टाइम पीरियड 74 से 85 तक आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी और चीजें इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। पहले देख लीजिए, ये गवर्नर कब बने थे बंगाल के? तो बंगाल के गवर्नर बने थे 1772 में। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बने थे? तो 1774 के अंदर। तो ये दो चीजें याद रखेंगे। गवर्नर कब बने थे बंगाल के? 1772 में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बने? 1774 से लेके 85 तक। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ब्रॉड द ड्यूल गवर्नमेंट टू एन एंड बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया, जो ड्यूल गवर्नमेंट चल रही थी उसको खत्म कर दिया। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, हु एंडेड द ड्यूल गवर्नमेंट? क्या आएगा उसका राइट आंसर? वॉरेन हेस्टिंग। तो आप इसको याद रखेंगे, कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, द एक्ट ऑफ 1781 मेड क्लियर डेमोक्रेशन between jurisdictions of the Governor General in Council and Supreme Court at कलकत्ता। तो इससे पहले कहीं भी आपने कलकत्ता के बारे में नहीं पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर कोई है। तो ये जो है 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब हुआ? 1774 के अंदर। पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया? कलकत्ता के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, या फिर वेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश। तो कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर, 1774 में। इसके टाइम पे आए वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हुआ था इसके टाइम पे, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रोहिला वार कब हुई थी? 1774। जिस टाइम ये गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, उस समय रोहिला वार चल रही थी। फर्स्ट मराठा वार 1775 1782।
तो मराठा वार यहाँ पर चली। उसके बाद ट्रीटी ऑफ सलबई विद मराठास, तो ट्रीटी ऑफ सलबई किसका था, किस लिए की गई, तो ये मराठास के साथ की गई, इसलिए पहली मराठा वार को खत्म करने के लिए। या फिर क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट मराठा वार केम टू एन एंड विद ट्रीटी ऑफ सलबई। याद रखेंगे पहली मराठा वार जो 1775 से लेके 82 तक चली थी, कौन सी ट्रीटी से खत्म हुई थी, ट्रीटी ऑफ सलबई से। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड मैसूर वॉर 1780 से 84 तक चली है। और फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स ने। कब की थी, 1784 में। कहाँ पर की थी, कलकत्ता के अंदर। और उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं रेड मार्क यहाँ पर कर देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 इन कलकत्ता बाय सर विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की कलकत्ता के अंदर। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग। याद रखेंगे। फिर से एक बार इस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर लेते हैं। और एक और चीज यहाँ पर देख लीजिए, उन्होंने भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया था, किसके द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा 1785 में। तो 1785 के अंदर भगवत गीता का पहला जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया। किसने किया, चार्ल्स विल्किंस ने। या अब ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने किया, ये पूछा जाएगा कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो वॉरेन हेस्टिंग। याद रखेंगे जिस टाइम भगवत गीता का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि पहले है वॉरेन हेस्टिंग। अब जो हमने पढ़ा है इसके अंदर, उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए और आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए देखते हैं। ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया इन्होंने, वॉरेन हेस्टिंग ने। 72 में गवर्नर बने बंगाल के। 74 से लेके 85 तक गवर्नर जनरल रहे बंगाल के। ड्यूल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई, कहाँ पर, कलकत्ता में 1774 के अंदर। और रोहिला वार इनके टाइम पे हुई थी, रोहिला वार 74। फर्स्ट मराठा वार 75 से लेकर 82 तक, जो कि ट्रीटी ऑफ सलबई के साथ खत्म हुई। अब ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ट्रीटी ऑफ सलबई कब हुई थी, 1782 में। किसके साथ हुई थी, मराठास के साथ। दूसरी मैसूर वार 1780 से 84। अब दो चीजें कंफ्यूजिंग है, पहली मराठा वार और दूसरी मैसूर वार, तो दोनों ही किसके टाइम पे हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे की गई 1784 में। और भगवत गीता का पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इनके समय पर ही हुआ। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम गवर्नर जनरल पर चलते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। टाइम पीरियड देख लीजिए 1786 से 93। तो उनका 85 तक था, 1772 से 85, और ये 86 से 93। चलिए इनके समय पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई वो बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट घटनाओं से पहले मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि जब वॉरेन हेस्टिंग भारत से ब्रिटेन वापस गए तो उन पर जो है एक मुकदमा चलाया गया, एक प्रोसीडिंग चलाई गई, इम्पीचमेंट किया गया। क्यों, उन पे एक इल्जाम लगाया गया कि जब गवर्नर जनरल रहने के दौरान उन्होंने ब्रेवरी ली है, उन्होंने घूस लिया है, इसलिए उन पर 7 साल तक मुकदमा चलता रहा। लेकिन 7 साल बाद वो बरी हो गए और उनको कोई भी सजा नहीं हुई। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वो पहले गवर्नर कौन थे जिनको कि यहाँ से ब्रिटेन जाने के बाद उन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया गया, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। याद रखेंगे ब्रिटेन जाने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया घूस लेने का। दूसरे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनके टाइम पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी देख लीजिए। थर्ड मैसूर वार 1790 से 92 तक। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इनके टाइम पे हुई थी। अब लास्ट हमने पढ़ा है ट्रीटी ऑफ सलबई। अब इसके अंदर कौन सी है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो ये आपको सारी ट्रीटीज को याद करना है। अब ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किस किस के बीच में हुई, ये टीपू के बीच में और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे।
इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार। तो बंगाल और बिहार के अंदर परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 के अंदर। इसका टाइम पीरियड नहीं पूछा जाता, लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन अगर आपको टाइम पीरियड याद रहेगा तो आप यहाँ से आसानी से आंसर दे पाएंगे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। इनको सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है, और इनको फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स या फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज भी कहा जाता है। इंट्रोड्यूस्ड जुडिशियल रिफॉर्म बाय सेपरेटिंग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ सर्कल्स थानाज हेडेड बाय दरोगा एंड इंडियन। इन्होंने ये सारा जो है सेपरेशन ऑफ पावर किया था कि किस तरह से रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रहेगा और जुडिशरी अलग रहेगी। थाना को हेड कौन करेगा? एक दरोगा करेगा, और दरोगा इंडियन रहेगा। तो ये किसने किया था? कॉर्नवालिस। तो ये क्या हो गया? पुलिस रिफॉर्म। तो पुलिस रिफॉर्म किसने किए? कॉर्नवालिस ने। और हु इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज? तो वो भी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट भी क्रिएट की थी, डिस्ट्रिक्ट जज। तो क्वेश्चन आ सकता है हु क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज? तो किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ अभियान शकुंतलम इन इंग्लिश बाय विलियम जोन्स। तो उन्होंने सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करवाया था? भगवत गीता की ट्रांसलेशन करवाई थी। अब इन्होंने क्या करवाया है? इन्होंने अभियान शकुंतलम की ट्रांसलेशन करवाई। तो पहले ने भी ट्रांसलेशन करवाई भगवत गीता की, दूसरे गवर्नर जनरल ने भी ट्रांसलेशन करवाई अभियान शकुंतलम की। कब करवाई? 1789 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं। और इन्होंने ये जो अलग किया था सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल सर्विसेज, ये हमारे जो है आर्टिकल 50 के अंदर यही कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो आर्टिकल 50 जो है उसकी जड़ें इस टाइम पे 1786 से 93 तक हैं। तो इसको भी थोड़ा आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं, इससे याद करने में आपको आसानी रहेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, सर जॉन शोर 1793 से 98 तक। देखिए, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल और बिहार किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब जॉन शोर ने कहाँ पर की परमानेंट सेटलमेंट? तो इन्होंने जो इंडिया के अंदर बच गए थे, जो ब्रिटिशर के अंडर आती थी जगह, बंगाल और बिहार के अलावा, वहां पर परमानेंट सेटलमेंट किसने की? जॉन शोर ने। तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर कि उन्होंने भी परमानेंट सेटलमेंट की और इन्होंने भी परमानेंट सेटलमेंट की। तो ये क्या फंडा है? नेक्स्ट इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्या है? बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निजाम एंड द मराठा 1795 में हुआ था। तो निजाम और मराठास के बीच में बैटल ऑफ खारदा हुई थी। कब हुई थी? 1795 के अंदर। फ्रेंड्स, आप क्या कीजिए, एक A4 साइज शीट लीजिए, उस पर सारी जो बैटल्स को लिख लीजिए। ये बैटल्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको मैं पूरी बैटल्स को आगे आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा कि बैटल ऑफ खारदा में कौन कौन किस तरह से लड़े, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी या फिर बैटल ऑफ वोंडिवॉश। तो सारी चीजों को मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको आप नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद याद रखिए। एग्जाम सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने से नहीं क्लियर होगा, एग्जाम क्लियर होगा आपके याद रखने से। आप कितने एफिशिएंटली उसको याद रख पाते हो, कितनी आप उसकी रिविजन्स करते हो। मैं आपको यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड करवाता हूँ, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया है, और काफी स्टूडेंट्स को फायदा भी हुआ है जो इस तरीके को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपको पहले ये वीडियो देखना है, पूरा वीडियो को देखने के बाद उसके बाद आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, इसके अंदर मैंने जो जो चीजें बताई हैं उसको नोट डाउन कीजिए। पहले एक बार वीडियो देख लिया, दूसरी बार चीजों को नोट डाउन करो। एक रिवीजन तो यहीं पर होगी, पहले सीखा, दूसरी बार रिवीजन कर ली तो कुछ याद हो जाएगा। उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन बाद अपने नोट्स ओपन करो और साथ में वीडियो को चला लो, तो आपको जो है इतने अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आप चीजें कभी नहीं भूलेंगे। और आप 15 दिन में, 10 दिन में एक बार रिवीजन जरूर किया कीजिए कि जो आपने पढ़ा है उसको आप याद कैसे रख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, सर जॉन शोर के बारे में इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिए, ही इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793। तो अब 1793 का जो एक्ट है वो जॉन शोर के टाइम पे ही आया था, तो ये याद रखेंगे 1793 का एक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली
इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। तो हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस, तो किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो जिसको आप वेलेस्ली की सहायक संधि भी बोलते हैं। कब इंट्रोड्यूस की? 1798 में। फर्स्ट अलायंस किसके साथ हुआ सब्सिडरी अलायंस का? निजाम के साथ। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि हु फर्स्ट अलायंस ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली विद, किसके साथ हुआ? तो निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ। उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले एंड द सिंधिया। तो फिर उसके बाद सभी के साथ सब्सिडरी अलायंस हो गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये सब्सिडरी अलायंस क्या चीज है? अब पढ़ा तो दिया कि सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड वेलेस्ली ने, लेकिन ये है क्या सब्सिडरी अलायंस? तो फ्रेंड्स, सब्सिडरी अलायंस के अंदर ये एक सिस्टम है जिसके अंदर के ब्रिटिशर के पास ज्यादा पावर आ जाती है। जैसे कोई भी एक जो उस टाइम पे एक प्रेसिडेंसी थी या फिर एक राजा का पूरे प्रजा थी, जैसे निजाम थे, मराठास थे, या फिर तंजौर, अवध, ये अलग अलग जगह थे जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, हैदराबाद के निजाम के पास चले गए और उसको बोला कि हम आपके साथ सब्सिडरी अलायंस करेंगे, या फिर जंग करके, वॉर करके उनको हरा के उनके साथ सब्सिडरी अलायंस कर लिया। सब्सिडरी अलायंस का मतलब आपको अपनी सेना नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ब्रिटिशर पीपल की सेना अपने पास रखनी है, आपको ब्रिटिशर आर्मी अपने पास रखनी है। और आर्मी का जो पूरा रख रखाव है वो कौन करेगा? वो वहां का जो है लोकल रूलर है वही करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले निजाम के साथ किया। तो निजाम को क्या कहा गया कि आपको अपनी आर्मी नहीं रखनी है, आपको सिर्फ सिर्फ ब्रिटिशर आर्मी रखनी है। और उसके अलावा ब्रिटिशर कुछ लोगों को अपने दरबार में आपको रखना पड़ेगा। तो आपके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन वो आपका जो जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर पीपल को देंगे। और इनके जो फॉरेन अफेयर्स थे वो सारे अपने कंट्रोल में ले लिए। तो इस तरह से ये इन्होंने सब्सिडरी अलाउंस किसने शुरुआत की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो सबसे पहले हैदराबाद निजाम 1798 में इसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद अवध के नवाब 17 1801 में नवद के नवाब भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। याद रखेंगे इन चीजों को। आई होप आपको सब्सिडरी अलायंस समझ आ गया होगा कि कोई भी राजा अपनी आर्मी नहीं रख सकता, वो ब्रिटिशर आर्मी रखेगा। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा हो कि सर इसका फायदा क्या हुआ ब्रिटिशर को? तो ब्रिटिशर को अपनी आर्मी रखनी पड़ती थी। अगर वो खुद अपनी आर्मी अपने पास रखते थे तो उसका रख रखाव का खर्चा जो कंपनी को देना पड़ता था या फिर ब्रिटिशर पीपल को देना पड़ता था। तो उन्होंने अलायंस करके, सब्सिडरी अलायंस करने के बाद, जो आर्मी तो ब्रिटिशर आर्मी थी वो खुद भी यूज करते थे, और कभी जब राजा को जरूरत होती थी तो राजा भी उस आर्मी का यूज करता था। लेकिन अगर यूज में नहीं है तो उसका पूरा खर्च जो कौन है, वो लोकल रूलर उठाएगा। ब्रिटिशर का इसमें कोई खर्चा नहीं था, उनका 0% चार्ज हो रहा था यहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को यहाँ पर मान्यता दी और लागू किया। नेक्स्ट जो यहाँ पर है वो है सर जॉर्ज बॉर्लो। कब आए ये? 1805 से 1807 तक। और इनके टाइम पे एक ही महत्वपूर्ण घटना हुई, कौन सी? वेल्योर म्यूटनी। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। वेल्योर म्यूटनी कब हुई थी? 1806 के अंदर, 1806 में। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, लॉर्ड मिंटो वन। लॉर्ड मिंटो देखिए, लॉर्ड मिंटो वन इस समय 1807 से 1813 तक इसका टाइम पीरियड था। और क्या हुआ था, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे? कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद महाराजा रंजीत सिंह। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई? 1809 के अंदर। याद रखेंगे, 1809 में ट्रीटी हुई थी। और चार्टर एक्ट ऑफ 1830 वाज पास। तो चार्टर एक्ट 1813 का लॉर्ड मिंटो वन के समय पे पास हुआ। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है जो आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1830 वाज पास, लेकिन इसमें हुआ क्या था कि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, कि व्यापार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे कि हु एंडेड द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो किसने किया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ये आप याद रखेंगे। और इसमें आगे चलने से पहले देख लेते हैं इसके अंदर कुछ और तो नहीं आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं लॉर्ड हस्टिंग। 1813 से 1823 तक।
और फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये ट्रीटीज जरूर याद रखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ट्रीटीज फिर से रिमाइंड करवा दूंगा कि कौन सी ट्रीटी हुई और क्यों हुई थी। लॉर्ड हास्टिंग के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 1816 तक। और ये जो नेपाल वॉर है ये खत्म कैसे हुई? ट्रीटी ऑफ संगोली से 1816 में। किनके साथ? ब्रिटिशर ने की थी, गुरखास के साथ ट्रीटी ऑफ संगोली 1816 में। और तीसरी मराठा वॉर किसके समय हुई थी? लॉर्ड हास्टिंग के समय। याद रखेंगे 1817 से 1818 तक। नेक्स्ट यहाँ पर जो है पिंडोरी वॉर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेवतवाड़ी सिस्टम। तो यहाँ पर जो है पिंडोरी वॉर किसके समय हुई? तो लॉर्ड हास्टिंग के समय। और रेवतवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस मुनरो ने। तो रेवतवाड़ी सिस्टम किसके समय इंट्रोड्यूस किया गया? तो लॉर्ड हास्टिंग के समय। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक ट्रीटी ऑफ पूना, ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। ट्रीटी ऑफ पूना कब साइन की गई? तो 1817 में ट्रीटी ऑफ पूना साइन की गई थी। किनके साथ? ये पेशवास के साथ साइन की गई थी 1817, पेशवा के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक। इनके समय में ये जो है लास्ट गवर्नर थे, कहाँ के? बंगाल के। और चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट ब्रह्मिश वॉर, सॉरी विलियम बेंटिक इसके बाद आएंगे। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक। फर्स्ट ब्रह्मिश वॉर 1824 से 1826 तक। और ये खत्म कैसे हुई थी वॉर? ट्रीटी ऑफ यंदाबू से 1826 में हुई ट्रीटी ऑफ यंदाबू। एंड कैप्चर ऑफ भरतपुर 1826 के अंदर इन्होंने किया था। और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ व्यू देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या सीखा और किस तरह से हम चीजों को याद रखेंगे। एग्जाम में किस तरह से चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एक क्विक रिवीजन आपकी करवा देता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन कौन सी ट्रीटीज हुई थी मैं आपको बता देता हूँ। वॉरेन हेस्टिंग के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। भगवत गीता को ट्रांसलेट किया गया यहाँ पर फर्स्ट में। और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहलाते हैं। फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म या फिर फादर ऑफ पुलिस सर्विसेज भी इनको कहते हैं। इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट 1793। यहाँ पे बैटल ऑफ खानवा 1795 के अंदर। फिर सब्सिडरी अलायंस हुए। ट्रीटी ऑफ बेसीन 1802 में हुई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में हुई। तो ये सभी ट्रीटीज जो मैंने आपको एक एक करके पढ़ाई हैं वो सारी आपको एक जगह नोट डाउन करनी है। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सा इवेंट किस समय हुआ था वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। और कौन सी ट्रीटी किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई थी ये भी आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो ये आप सारी चीजें याद रखेंगे। ट्रीटी ऑफ सलबई जो वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे हुई थी वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो ये लेक्चर जो आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको 2 या 3 बार जरूर देखें। इससे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से बनते हैं वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसी वीडियो में से मिलेंगे। इसके बाद आप अपनी कोई भी बुक पढ़ सकते हैं या फिर जिन्होंने हमसे नोट्स लिए हुए हैं, नोट्स परचेज किए हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। उनको तो रिविजन करने में और भी आसानी हो रही होगी क्योंकि वही चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं और सारी चीजें आपको रिटन फॉर्म में भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जिन्होंने नोट्स परचेज किए हैं वो भी ठीक है, नहीं परचेज किया हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको जो है कुछ नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन, वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो टेलीग्राम पर आ जाओ, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं पुराने लेक्चर्स के, वो देख लीजिए। फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। जिन्होंने हिंदी के अंदर पढ़ना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा लिंक दिया गया है, हिंदी के अंदर भी वीडियोस प्रोवाइड करवाई गई हैं तो वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम एक लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, एक लेक्चर के अंदर खत्म करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें भी अच्छा लगेगा जब आप हमारे लेक्चर को शेयर करेंगे और अच्छा सा एक कमेंट करेंगे कि सर हमें आपका लेक्चर पसंद आया है
या फिर हमें ये आपके लेक्चर से हेल्प मिली है। अगर कोई परेशानी है लेक्चर के दौरान, वो बता दीजिए कि सर ये आप इसमें रिफॉर्म कर दीजिए, ये चेंजेस कर दीजिए, तो आपको वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।